हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पे न्यूमेरिकल अप्रोचेस शुरू हो जाती है एंड उन न्यूमेरिकल्स को हमारे टारगेट ये होगा कि जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखो भाई, एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत लिमिटेड टाइम हम लोगों को मिलने वाला है और उस लिमिटेड टाइम में इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस जब हमें करनी होती है तो प्रैक्टिस अभी से बनाओगे तो ही जाके आप उस टाइम पे इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस कराते हैं तो यहां पे कोशिश किया करो कि जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके सो दैट हमारे जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर हो सके यहां पे। ठीक है, तो भाई पेन और पेपर तो लेके आए ही होंगे तुम लोग, क्योंकि जब भी सवाल आएगा वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई जरूर करोगे। राइट, तो चलिए भाई शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन इज a load of 10 kg is suspended by a metal wire 3 meter long and having the cross sectional area of 4 millimeter square. Find the stress, the strain and the elongation. Young's modulus of the metal wire is given to be 2 into 10 to power 11 Newton per meter square. बड़ा ही हलवा सा सवाल दे दिया गया है पहला ही सवाल, तो फटाफट से सॉल्व कर दो। सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूले लगा के आपको जल्दी से आंसर भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करें जल्दी से इसको। हाँ 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 हाँ, बस इतना ही टाइम लूंगा मैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं यार मैं, मेरी मजबूरी समझो। इतना ज्यादा टाइम दे दिया तो फिर हमारा सेशन पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पे, है ना। सो तभी तो बोलता हूं वीडियो पॉज किया करो। सो सबसे पहले क्या क्या गिवन है साहब? लोड ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर। तो साहब दिस इज द मेटल वायर और इस मेटल वायर से एक लोड जो कि 10 kg का है उसको हमने सस्पेंड करके रखा हुआ है। तो बेटा जी इफ दिस इज अ लोड ऑफ 10 kg तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा विच इज ऑफ 10G। 10G बोले तो 100 न्यूटन का, है ना। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लगेगा 100 न्यूटन का। ठीक है, दिस इज द मेटल वायर, दिस इज द मेटल वायर। तो ये मेटल वायर है, इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इट इज ऑफ 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। साहब देखो एसआई यूनिट में कहानी को चला लेना, मिलीमीटर स्क्वायर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू बेटा जी 10 की पावर माइनस का 6 मीटर का स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है और ये मिलीमीटर का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर माइनस का 6 होता है ना। हाँ, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन टू बी 3 मीटर। एसआई यूनिट्स में चल रही कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले स्ट्रेस पूछता है, तो आप भी समझदार हो मैं भी समझदार हूं और बहुत ही समझदारी के साथ हम पहले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। एंड द स्ट्रेस इज गिवन बाय नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा जी यहां से स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अरे कर सकते हो, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया। फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो वैसे इसको काट सकते हो, ये 25 4 100 होते हैं एंड द स्ट्रेस इज गिवन बाय 25 इंटू 10 की पावर 6 प्लस का 6। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो क्योंकि ये हमारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सेटिस्फाई नहीं करता। ये 25 है और हमने बोला है कि जब भी आप इसको लिखते हो तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितने से 0 से लेके 5 के बीच में कुछ वैल्यू रखनी चाहिए हम लोगों को इसमें। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हाँ 0 से लेके 5 के बीच की वैल्यूज आप रख सकते हो। So 25 is greater than 5, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। This can be written as like 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, so it comes out to 2.5 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 25 into 10 की पावर 6 लिखने की बजाय बेटर है कि हम इसको लिख ले 2.5 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा बेटा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेन। साहब स्ट्रेन कितना होता है? अच्छा, क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, तो अगर क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस y का वैल्यू गिवन है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। इट इज ऑफ 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। सो स्ट्रेस निकाल लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज और यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नो बेटर दैट y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे जानते हो कि y जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो आप लिखोगे स्ट्रेस अपॉन y। अभी हमने ताजा स्ट्रेस फाइंड आउट किया, 2.5 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा बेटा। इसको वैसे एक और तरीका था लिखने का, तो वो हम कर देते हैं कि साहब इसको लिख देते हैं 25 इंटू
10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11। कैलकुलेशन आसान करना चाहते थे हम लोग। सो 25/2 इज 12.5 इंटू 10 की पावर, बेटा ये 11 ऊपर जाएगा, 6 माइनस 11 इज माइनस का 5, 6 माइनस 11 इज माइनस का 5। भाई पूरी क्वेश्चन को 10 से भी मल्टीप्लाई किया, 10 से भी डिवाइड किया, इट कम्स आउट बी 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये आ गया है बेटा स्ट्रेन। क्या कोई यूनिट लगेगी इसकी? नहीं लगेगी, बिकॉज स्ट्रेन इज यूनिटलेस, राइट? यस, स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस होता है, इसलिए यहां पे इसकी कोई यूनिट नहीं लगेगी। 1.25 10 की पावर माइनस 4 इट्स अ परफेक्ट राइट आंसर। भाई हमने स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द elongation. So elongation हम भी जानते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। Since the strain is given by delta L by L, so from here delta L is given as strain into L, strain into L. So delta L is given by strain का वैल्यू अभी निकाला 1.25 into 10 का पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है भाई, ये स्ट्रेन था और लेंथ अभी हमने लिखी यहां पे 3 मीटर्स की, तो इसको लिख दीजिए वहां पे जाके, लेंथ इज ऑफ 3 मीटर्स इंटू 3, 3 5 15, 3 2 6 6 7 एंड 3 1 3, दो के बाद डॉट लगेगा, 10 की पावर माइनस का 4, डेल्टा एल इज इन मीटर्स। मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, 10 की पावर माइनस 1 साथ में रहने दो तो 0.375 मिलीमीटर भी हो सकता है ये ना। सो इट्स ऑल ऑन यू, इट्स ऑल ऑन द ऑप्शंस कि वो किस फॉर्मेट में आपसे आंसर मांगता है। हो सकता है ये मिलीमीटर में पूछ लेता तो भाई 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर 3 मीटर होता है, मिलीमीटर होता है ना, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे मिलीमीटर में आ जाएगी कहानी। समझ जो बात को? ठीक है, तो इट विल बी योर लाइक 0.375 मिलीमीटर हो सकता है इसका आंसर। एनीवेज, बट ये है कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जहां पे उसने हमसे सबसे पहले स्ट्रेस पूछा था, फिर उसने हमसे स्ट्रेन पूछा एंड फाइनली एलोंगेशन की बातें करी थी। सो अल्टीमेटली हमने सॉल्व कर दिया, बड़ा ही तुच्छ सा सवाल था। सो कोई दिक्कत नहीं आई, अगर छापना है तो छाप लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझते हो सभी लोग? पक्का छाप लिया सभी ने? फिर यहां पे आ जाओ, स्ट्रेन फाइंड आउट किया और फिर एलोंगेशन पे भी आए हम लोग, है ना। स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर लिया और एलोंगेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। छाप लो जल्दी से। छापा सभी ने? डन, वेरी गुड। Now let's move on to the next question। बेटा जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहना चाहता है, there is a vertical metal cylinder having the radius of 2 centimeter and the length of 2 meter। एक vertical metal cylinder है। सिलेंडर कैसा दिखता है आपको भी पता है, it is the shape of a cylinder। So basically this is a metal cylinder। एक मेटल का सिलेंडर है जिसका लोअर एंड फिक्स्ड है बेटा, है ना। इट इज फिक्स्ड एट द लोअर एंड, इट इज फिक्स्ड एट द लोअर एंड। ये मेटल का सिलेंडर फिक्स करके रखा है लोअर एंड पे। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। द रेडियस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। नाउ इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है और इसका जो लेंथ है इट इज ऑफ 2 मीटर। बहुत ही बेहतरीन। इन्होंने कहा है एंड अ लोड ऑफ 100 kg इज पुट ऑन इट। इसके ऊपर एक लोड पुट कर दिया गया 100 kg का। सो दिस इज द लोड ऑफ 100 kg एंड दिस लोड इज पुट ऑन दिस सिलेंडर। सो find the stress, the strain and the compression of the cylinder given that the Young's modulus of the metal is 2 into 10 raised to power 11। यंग्स मॉड्यूलस दे दिया गया है, आपसे स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन पूछा है और फिर से कंप्रेशन पूछ लिया इस टाइम पे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप 100 kg के लोड को इस सिलेंडर के ऊपर रखेंगे तो इसको पुश करेगा नीचे और कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगी कहानी? सोचो जरा, विचार करो, फिर से वैसा ही सवाल जैसा हमने पहले किया था। सोचा कुछ हो गया होगा अब पक्का? चलो भाई, सबसे पहली कहानी स्ट्रेस के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंड द स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया साहब, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। भाई यहां का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू रेडियस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यही होगा।
2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर किया, तो इट विल बी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया। और बेटा जी इसका लोड कितना आएगा, ये कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, 100 जी। ये कितना फोर्स लगाएगा, 100 जी। तो फोर्स की जगह तो लिख दीजिए 100 जी, और एरिया की जगह हमने लिख दिया यहां पे, तो 100 जी डिवाइडेड बाय एरिया की जगह 4 पाई 10 की पावर माइनस का 4। यार देखो ये सेंटीमीटर में था, रेडियस सेंटीमीटर में था, उसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट किया, एंड वी नो बेटर 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर माइनस 2 का पावर 2, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाता है ना, वो यहां पे रख दिया। बेटा जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, काम आसान हो जाएगा। इट कम्स आउट बी 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई 10 की पावर माइनस का 4। बेटा ये काट दो इसको, ये बन जाएगा 250। सो इट इज गिवन बाय 250 डिवाइडेड बाय पाई। लेट्स सॉल्व इट हियर। तो स्ट्रेस जो बनता है, इट इज गिवन बाय 250 अपॉन पाई, और ये 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 कहलाएगा, 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस 4 कहलाएगा, ठीक है। तो उसको तो चलने दीजिए, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 होती है। मैं थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं, और थोड़ी सी मक्कारी करने के लिए, जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इसको मैं 3 लिख लेता हूं और 10 की पावर 4 के साथ। अब 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 आएगा, 3 3 जा 9, 1 आएगा, डॉट लगाओगे फिर से 3। So it can be approximately written as 83.3 into 10 की पावर 4। वैसे तो 3.14 बनेगा, तो वैल्यू जो है 8 से तो कम आएगी, वैसे तो इसकी वैल्यू 8 से कम आनी चाहिए, बट ठीक है चलेगा। भाई इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया गया। ऐसा करने से क्या होगा, ये 10 जो डेसिमल है आगे खिसक जाएगा बेटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 8.33 into 10 की पावर 5, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्योंकि देखो भाई क्या था, ये हमने सही क्यों किया, इसको 8.33 को 8 क्यों लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि आपने जो पाई का वैल्यू लिया था वो 3.14 होता है, लेकिन आपने जो वैल्यू ली वो कम ली। आपने पाई की जगह 3 ले लिया, सिर्फ असल में वैल्यू होती है 3.14, आपने वैल्यू कम ली, डिनोमिनेटर कम होने से न्यूमरेटर बढ़ जाता है बेटा, तो आंसर आपका बन रहा है 8.33। यानी कि अगर हम पाई की जगह 3.14 लेते तो 8.33 ना बनके उससे कम वैल्यू बनती। करके देख लो, भरोसा नहीं मेरे पे तो। पाई की वैल्यू 3 ली, 3 जो है 3.14 से छोटा होता है। अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू लोगे तो ओवरऑल आंसर जो एक्चुअल आंसर था उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आया, तो मैंने उसको ऑटोमेटिकली खुद ही कम कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाई की वैल्यू 3.14 होनी चाहिए थी। तो 8.33 को मैंने 8 इंटू 10 की पावर 5 लिख दिया, तो यहां से भी बात बन सकती है। नहीं है भरोसा, करके देख लेना तुम, ठीक है। सो स्ट्रेस मेरा बनता है लगभग 8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे कहानी स्ट्रेस की तो कंप्लीट हो जाती है। अब आती है कहानी स्ट्रेन की। तो बेटा जी स्ट्रेन को सॉल्व करते अगले पेज पे चल के, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 की पावर 11 है। सो नाउ we know better that strain is given by, कितना होता है बेटा स्ट्रेन, भाई y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इट इज गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेन इज गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेस आया 8 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 11, क्योंकि y का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। सॉल्विंग दिस पार्ट हमें मिलेगा आंसर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। क्या बेटा जी कोई यूनिट लगाने की जरूरत है? नहीं सर, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन यहां पे आके समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने इलोंगेशन पूछा है, तो इलोंगेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस द स्ट्रेन इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, सो डेल्टा एल बाय एल इज योर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, सो डेल्टा एल इज गिवन बाय एल इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, क्लियर है ये बात। एल का जो वैल्यू होगा वो 2 मीटर्स का है, आप देख सकते हो लेंथ इज गिवन टू बी 2 मीटर्स, तो यहां पे डेल्टा एल की जो वैल्यू बनेगी इट इज योर 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। डेल्टा एल इज गिवन बाय 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। चाहो तो मिलीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू। स्ट्रेन, इलोंगेशन और यहां पे स्ट्रेस, तीनों फाइंड कर दिए। ठीक है,
तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की। बड़ा ही हलवा सा सवाल था ये भी, तो हमने चुटकियों में इसको सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। छाप लीजिए इसको भी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से इसको। किया नोट सभी ने? पक्का कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? चलिए भाई, फिर इसके बाद यहां पे आइए, स्ट्रेन और यहां पे इलोंगेशन भी फाइंड किया है। नोट किया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलिए बेटा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? द क्वेश्चन सेज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील इज 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये इलास्टिक लिमिट जब वो कहता है तो उसकी भावनाओं को समझिएगा कि वो क्या कहना चाहता है। देखो यहां पे कैसे पता चलेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसकी यूनिट पे फोकस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आए कि वो क्वेश्चन में क्या गिवन है तो एक बार उसकी यूनिट जरूर देख लीजिएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेस है या फिर यंग्स मॉड्यूलस है? दोनों की यूनिट सेम होती है। यंग्स मॉड्यूलस उसने दे रखा है बेटा, अलग से यंग्स मॉड्यूलस उसने दे रखा है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस उसने दे दिया है। यानी कि ये क्या है? ये है सर स्ट्रेस। ये क्या है बेटा? स्ट्रेस है। क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस यूनिट सेम रहती है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि वो क्या है। तो जब भी वो इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील बोले मतलब वो स्ट्रेस बोल रहे हैं और यंग्स मॉड्यूलस दे दिया। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ हाफ मीटर स्टील वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर गिवन दैट कैन बी गिवन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। भाई कितना यहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन इसको दिया जा सकता है सो दैट वो अपने इलास्टिक लिमिट को एक्सीड ना करें। तो कुल मिला के बेटा जी स्ट्रेस दे दिया, यंग्स मॉड्यूलस दे दिया, लेंथ ऑफ द वायर दे दिया और आपसे इलोंगेशन पूछा जा रहा है। बता पाओगे इसको? क्या ही है यार, कर दो, खत्म करो इसको जल्दी से, जल्दी से इसको खत्म कर दो यार। हाँ किया खत्म? चलो बताऊं कैसे करना है इसको सॉल्व। भाई बड़ी सिंपल सी बातें दे दी उन लोगों ने इस बार हम लोगों को, और बोला गया कि भाई यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बिल्कुल होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब सुनो ना, इन्होंने यहां पे क्या बोला है? इलास्टिक लिमिट। देखो इसके आगे जाओगे तो वो इलास्टिक लिमिट में नहीं होगा, है ना? दैट कैन बी गिवन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। अब हमें कैसे पता चला कि यही फॉर्मूला लगाना है? तो देखो भाई, दैट कैन बी गिवन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को एक्सीड नहीं करना। और इलास्टिक लिमिट में क्या होता है आपको भी पता है, इन इलास्टिक रीजन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की कहानी शुरू हो जाती थी, फिर तभी तो ये फॉर्मूला बनता है भाई, है ना? एनीवेज चलिए भाई, तो यंग्स मॉड्यूलस इज ऑफ 2 into 10⁻11 इक्वल्स टू स्ट्रेस दे रखा है 8 into 10⁸ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ यानी कि इलोंगेशन डेल्टा एल अपॉन लेंथ। बेटा जी हाफ मीटर का मतलब क्या होता है कि लेंथ इज ऑफ 1/2 मीटर। हाफ मीटर स्टील वायर मतलब लेंथ 1/2 दे रखी है, सो इट कैन बी रिटन एज 0.5। अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है। ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में चला गया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 into 10⁻11 इक्वल्स टू, ये 0.5 ऊपर जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 into 10⁸ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। Solving this part, 2 into 10⁻11 equals to 4 into 10⁸ डिवाइड बाय डेल्टा एल। 2 से ये 2 मर जाएगा और डेल्टा एल का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय 2 into 10⁻³ चाहो तो 2 मिलीमीटर लिख दीजिए चलेगा आंसर, बट यही है इलोंगेशन। भाई 8 में से 3 गए, सॉरी 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 बनेगा, यानी 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बनेगा। समझते हैं बात को? कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्रकार की? यहां पे देख लीजिए भाई, क्या 2 मिलीमीटर आंसर बन रहा है आप लोगों का भी? और अगर 2 मिलीमीटर आंसर बन रहा है आप लोगों का तो इसको छाप लीजिए जल्दी से। नोट किया सभी ने? पक्का? चले भी, सो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन सेज अ स्टील वायर एंड अ कॉपर वायर ऑफ इक्वल लेंथ and equal cross sectional area are joined end to end and the combination is subjected to a tension।
भाई एक तो स्टील की वायर और एक कॉपर की वायर, तो यहां पे मैंने बनाया एक स्टील वायर और एक कॉपर वायर। तो स्टील वायर को मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, कॉपर वायर को मैं रेड कलर से बना दूंगा, ठीक है। ये स्टील की वायर और ये कॉपर की वायर, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, ऐसा बोला गया, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है। चलिए भाई, लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ कि ब्लू कलर से तो बना दी स्टील की वायर, रेड कलर से बना दी कॉपर की वायर, एंड इट इज गिवन दैट दे हैव द इक्वल लेंथ, यानी कि जो लेंथ इसकी होगी L वही लेंथ इसकी भी होगी L, तो दोनों की लेंथ इक्वल है बेटा, एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। स्टील वायर को नंबर 1 से डिनोट करेंगे, कॉपर को 2 से डिनोट करेंगे, तो पहली चीज तो L1 इज इक्वल्स टू L2, ये गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2, ये भी गिवन है। दिस इज योर स्टील वायर, दिस इज फॉर योर कॉपर। स्टील वाली को 1 नंबर दे दिया, कॉपर वाली को 2 दे दिया, L1 L2 बराबर, A1 A2 भी बराबर, ठीक है। नाउ द कॉम्बिनेशन इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन। बोले तो साहब यहां से इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया होगा जिसकी वजह से टेंशन आया, तो बेटा जी जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो समझ जाना कि थ्रू आउट द लेंथ द टेंशन विल बी सेम, द फोर्स विल बी सेम, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जितना फोर्स यहां पे लगाया जा रहा है तो पूरे रॉड पे या पूरे कॉम्बिनेशन पे इक्वल फोर्स लगता है, यानी कि F1 F2 भी बराबर होंगे। यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन पे जब आपने दो रॉड को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, तो बेसिकली दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पे अगर आपने यहां से पकड़ के फोर्स लगाया, सो द फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि वो ऐसा भेदभाव नहीं करेगा कि कॉपर वाले पे फोर्स F2 लगा दिया, स्टील वाले पे फोर्स F1 लगा दिया, बराबर बराबर फोर्स होगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि स्टील में जो फोर्स लगेगा और कॉपर वाले में जो फोर्स लगेगा दोनों सेम रहेंगे बेटा, डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन और जब फोर्स लगाया जाता है तो इक्वल टेंशन लगता है पूरे थ्रू आउट दिस पार्ट, है ना। चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टू वायर्स। दोनों वायर में कितना कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका रेशियो चाहिए आप लोगों को, एंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड ऑल्सो आपको बताना पड़ेगा कि कितना रेशियो स्ट्रेन का हो रहा है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील Y1 इज गिवन टू बी 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, Y2 इज गिवन टू बी 1.3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस, कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस सब दे रखा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आप इसका रेशियो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे? हैं, बोलो, क्या कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनका रेशियो वगैरह फाइंड करना? आई डोंट थिंक सो कि इतनी बहुत टिपिकल वाली बात है यहां पे। चलिए भाई तो मैं बता दूं अब कैसे करना है, सबने ट्राई किया होगा। पहली चीज हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, F1 अपॉन A1 इंटू F2 अपॉन A2, ठीक है। तो यहां से लिखा जाएगा F1 बाय F2 इंटू A2 बाय A1, F1 बाय F2 इंटू A2 बाय A1, ठीक है। क्लियर है ये बात साहब? इनके फोर्स और एरिया तो बराबर है, तो फोर्स आपस में सेम, एरिया आपस में सेम, तो इनका जो स्ट्रेस का रेशियो आएगा वो आएगा 1। दोनों में लगने वाला स्ट्रेस बराबर रहेगा, दोनों में लगने वाला स्ट्रेस बराबर रहेगा। सेकंड केस जो आता है बेटा स्ट्रेन का, तो मैंने बोला स्ट्रेन इन 1 अपॉन स्ट्रेन इन 2। बेटा जी स्ट्रेन को लिखा जाता है स्ट्रेस अपॉन वाई, तो सिग्मा 1 अपॉन y1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन y2, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इंटू y2 अपॉन y1। बेटा ये वाला रेशियो बन रहा है सबका, देखो जरा, अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाता है तो y2 ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रेन होता है बेटा सिग्मा अपॉन y, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। ये तो पता ही है आप लोगों को, और बस इसी रिलेशन का यूज किया, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेन की जगह लिखा सिग्मा अपॉन y1, स्ट्रेन ऑफ 2 इज सिग्मा 2 अपॉन y2,
y2 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इंटू y2 अपॉन y1। सो सिग्मा 1 से सिग्मा 2 मर जाएगा क्योंकि सेम है भाई, अरे देखो ना सेम है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 1 है, ठीक है। तो y2 अपॉन y1, y2 इज गिवन टू बी 1.3 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 11। बेटा जी सॉल्व करने पे रेशियो कम्स आउट बी 13/20, यानी कि साहब स्टील और कॉपर का जब रेशियो निकाला जाएगा स्ट्रेन का तो इट कम्स आउट बी 13/20, और अगर कॉपर और स्टील का रेशियो निकाला जाए इट कम्स आउट बी 20/13। तो ये है हमारी कहानी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे हमने दोनों ही सॉल्व कर दिए। मेरी बात समझ आती है आप लोगों को? ऑल द थिंग्स आर गिवन। हाँ, ये बात जानने वाली थी कि साहब अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इफ दे आर सब्जेक्टेड टू अ टेंशन, अगर इस पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो वो दोनों रॉड्स में सेम रहेगा बेटा, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप देख सकते हो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है रॉड्स का, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सारी कहानी सेम है। इवन मैं तो कहता हूं स्प्रिंग वगैरह में भी तो ऐसी कहानी चलती थी, तो वहीं से याद कर लो अगर याद हो जाए तो, ठीक है। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? पक्का? बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन द फिगर द अपर वायर इज मेड ऑफ स्टील एंड द लोअर इज ऑफ कॉपर, द वायर हैव द इक्वल क्रॉस सेक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द टू वायर्स। भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, नो डाउट अलोंग द लेंथ होगा वो, सिंस इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सो इट विल बी अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द टू वायर्स विल बी, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सोचो जरा क्या किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सेम है, यहां पे सारी चीजें सेम है। चलिए भाई क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेशियो ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड विल बी, सोचा? सोच लिया? सर पिछले केस में वहां पे रॉड दी थी, यहां पे वायर दी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आती है स्टील और कॉपर में, बिल्कुल नजर आती है। इवन उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो स्टील वाले को नंबर 1 नाम दे दो, कॉपर वाले को नंबर 2 नाम दे दो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे दे हैव द इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरियाज, तो A1 इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा बेटा। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहां पे सपोज करो आपने कोई मास लटका दिया m, तो इट इज गिवन बाय mg, तो यहां पे जो टेंशन डेवलप होगा इट इज अलोंग mg अगेन, और बेटा जी यही टेंशन इसमें भी जाएगा विच इज गिवन बाय mg अगेन। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट दिस पार्ट। तो यहां पे पहले वाले में जो फोर्स लग रहा है दूसरे वाले में भी उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर फोर्स और एरिया सेम है दोनों के लिए तो दोनों का स्ट्रेस जो होगा वो भी सेम है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत है ये। तो दोनों में अगर फोर्स सेम लग रहा है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो दोनों के अक्रॉस जो स्ट्रेस होगा वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों के अक्रॉस स्ट्रेस भी सेम है बेटा। चलिए भाई अब स्ट्रेस सेम है तो स्ट्रेन के लिए पूछ रहे हैं सर, तो स्ट्रेन इज गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन इज गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। आपको पता है स्टील के लिए कितना था, 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बेटा जी कॉपर के लिए कितना था, 1.3 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता? अरे पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी वैल्यूज। तो स्ट्रेन होता ही है, तो स्ट्रेन ऑफ द स्टील, या चलो मैं क्या कर लेता हूं यहां पे, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन विल बी, तो मैंने बोला चलो कॉपर का ले लेते हैं। तो स्ट्रेन ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन द स्टील इज गिवन बाय, सो इट इज गिवन बाय क्या होगा बेटा जी सर, सिग्मा 2 अपॉन y2, सिग्मा 2 अपॉन y2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1 अपॉन y1, ठीक है। तो ये y1 ऊपर चल जाएगा, y2 नीचे आएगा। भाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो सेम है ना, ये स्ट्रेस तो सेम है, तो इट इज गिवन बाय y1 अपॉन y2। नाउ द पॉइंट इज कि y1 इज 2 × 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 1.3 × 10 की पावर 11। भाई ये खत्म एंड इट कम्स आउट बी 20 डिवाइड बाय 13। तो यहां पे जो रेशियो आ रहा है 20/13 आ रहा है। चाहो तो 20/13 को सॉल्व भी कर सकते हो तुम लोग। 13 को कितने से काटे हैं, 13 × 1 = 13 कर लेते हैं सर, एंड यहां पे 7 आ जाएगा, डॉट लगा देंगे 0 आ जाएगा। भाई 13 × 5 = 65 होते हैं 13 × 6 ज्यादा हो जाएगा सर ये, हाँ तो 5 से कर लेते हैं, यहां पे 65, यहां पे 10 में से 5 जाएंगे 5 और 0 लग जाएगा। फिर से 13 को किससे करेंगे, 4 से करना पड़ेगा, 4 से 12, 4 5 52 हो जाएगा, से ज्यादा हो जाएगा। तो 13 × 3 = 39 करना पड़ेगा। तो 1.53 इज द आंसर फॉर दिस।
सो ये जो रेशो आपके पास बनेगा इट इज गिवन बाय 1.53 बेटा, है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो आप कर ही लोगे, खत्म है सवाल बस। अब वो डिपेंड करता है, अब देखो इसमें इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक पूछा नहीं है आपसे, वो तो आपको बताना पड़ेगा यहां पे कि आप किन का रेशियो ले रहे हो। जैसे कि मैंने लिखा स्ट्रेन ऑफ 2 अपॉन स्ट्रेन ऑफ 1, तो यहां पे मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर में जो स्ट्रेन आया और स्टील में जो स्ट्रेन आया उनका रेशियो ले रहा हूं। वैसे आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि आप किसका रेशियो ले रहे हो। वैसे जब हमारे पास एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं तो वो उसमें स्पेसिफाई करके रखता है कि वो किस किस का रेशियो पूछना चाहता है ना। तो एमसीक्यूज में तो स्पेसिफाई करके रखेगा कि भैया मुझे जो रेशियो चाहिए वो कॉपर अपॉन कॉपर और स्टील का चाहिए या फिर स्टील और कॉपर का चाहिए, तो डिफाइन करेगा। यहां कुछ डिफाइंड नहीं था, इन्होंने बस बोला इन द 2 वायर, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि भाई किसके लिए पूछ रहे, तो मैंने ये साफ साफ लिखा कि जो रेशियो मैं बता रहा हूं वो कॉपर और स्टील का है। ठीक है, कॉपर में कितना स्ट्रेन आया और स्टील में कितना स्ट्रेन आया उसका रेशियो मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। मेरी बात समझ आती है शायद आप लोगों को, है ना। इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, फिर आगे बढ़े जाएंगे। हो गया, बढ़े आगे। 5 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द 2 वायर्स शोन इन द फिगर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या बात है सर, क्या बात है, अति उत्तम, है ना। तो ये हमारी वायर नंबर 1, ये हमारी वायर नंबर 2 एंड दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम हो गया। क्या बात है, दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम हो जाएगा। एंड दे हैव द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 8। दोनों का स्ट्रेस भी दे रखा है भैया, वो कितना है 8 इंटू मेड ऑफ द सेम मटेरियल व्हिच हैज द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम है 8 इंटू 10 की पावर 8। यूनिट वगैरह अभी नहीं लिखता हूं। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपर वायर, ऊपर वाली जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.06, है ना, 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो यार यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। ये कैसे लिखा आपने, तो इसका प्रमाण मैं यहां लिख देता हूं भाई। एरिया क्या बोला था इन्होंने, 0.006 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा जी इसको लिखते हैं 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या इसको मैं, बोलो ना। 0.006 को 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करो तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 एज इट इज। बेटा 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है और इसका स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर का स्क्वायर, यानी कि बनेगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बात आपको समझ आ रही है कि मैंने 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर क्यों लिखा A2 को। और बेटा जी एरिया ऑफ द लोअर वायर इज ऑफ 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लोअर वायर को A1 नाम दिया था, तो A1 आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। A2 आएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, A1 आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। नाउ M1 और M2 भी उन्होंने दे रखे हैं हम लोगों को। M1 जो है वो 10 kg का है, M2 जो है वो 20 kg का है। सब इतनी सारी बातें उसने हम लोगों को दे दी है, तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। इन्होंने बस आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ वायर। ये जो हैंगर है, इस हैंगर पे मैं कितना वेट यहां पे रख सकता हूं सो दैट ये वायर ब्रेक ना हो, सो दैट ये दोनों वायर्स ब्रेक ना हो सके। इस हैंगर पे मैं कितना वेट रख दूं सो दैट ये दोनों वायर्स जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना मैं दोनों वायर्स के लिए इंडिविजुअली सॉल्व कर लूं, है ना। करो करो, हाँ यहां तक मेरा काम खत्म हुआ। अब आगे सॉल्विंग का पार्ट तुम्हारा है, सॉल्विंग का पार्ट तुम्हारा है। ये तो सब गिवन डाटा था, तो मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए भाई अब देखो जरा गौर फरमाओ। दोनों वायर के लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो पहली वायर के लिए मैं सॉल्व करता हूं। वायर नंबर 1 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन A1। ठीक है बेटा जी, कितना फोर्स लगेगा M1 वाले में, आओ जरा देखते हैं साहब। ये M1 वाला डब्बा,
इसमें जो फोर्स लगेगा इसको नाम दिया जाएगा T1, तो यहां पे फोर्स की जगह पे मैं T1 लिख देता हूं, और यहां पे नीचे लगेगा M1G, और साथ में नीचे जो लगेगा वो लगेगा कैपिटल Mg, क्योंकि सर इसका खुद का वेट M1G और ये नीचे जो वेट लगाया कैपिटल Mg वो भी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन T1 ऊपर लगेगा, तो T1 जो होगा बेसिकली यहां पे वो M1 प्लस कैपिटल M इंटू G हो जाएगा, और अपॉन में एरिया A1 चल रहा है। देख लो भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारे आंखों के सामने है सब कुछ, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने सारी बातें रखी गई है। डब्बे के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस आप देख सकते हो, M1G नीचे लगेगा और उसका खुद का वेट कैपिटल Mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। T1 ऊपर लगेगा, T1 इज द फोर्स इन द वायर 1। भाई पहली वाली जो वायर है उसमें लगने वाला फोर्स इज द T1, तो स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया, तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू T1 बाय A1। T1 की वैल्यू ये थी बेटा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू G, ये T1 का वैल्यू आ गया, ये T1 उठा के यहां पटक दिया, ये हमारे पास सिग्मा 1। क्यों ना मैं इसको सॉल्व कर लूं, क्योंकि देखो सिग्मा 1 मुझे पता है, A1 मुझे पता है और M1 भी मुझे पता है, तो मैं कैपिटल M निकाल सकता हूं यहां से, है ना। तो पहली वायर को टूटने के लिए, बिकॉज दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये कौन सा वाला स्ट्रेस है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो मैं कह रहा हूं पहली वाली वायर को टूटने के लिए कितना मास रखना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली वाली वायर कितने मास पे टूट जाएगी, क्योंकि जैसे मैं यहां पे लोड लगाऊंगा तो ये इनमें से वायर्स टूटना शुरू हो सकती है। तो पहली वाली वायर के लिए मैं बात कर रहा हूं कि साहब कितने मास रखने पे पहली वाली वायर टूट सकती है, या कितने फोर्स लगाने पे पहली वाली वायर टूट सकती है, बिकॉज दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटा। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम इतना लोड ये वायर सपोर्ट कर सकती है, मैक्सिमम इतना स्ट्रेस ये ले सकते हैं, मैक्सिमम इतना स्ट्रेस ले सकते हैं, इससे ज्यादा स्ट्रेस अफोर्ड नहीं होगा और ये वायर टूट जाएगी। तो मैंने बोला भाई कैपिटल M निकाल के देखो जिसपे कि ये वायर टूट जाए, कैपिटल M निकाल के देखो जिसपे ये वायर टूटने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाए। तो मैंने बोला कि भाई साहब इट कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू T1 बाय A, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू T1 बाय A। हाँ, तो भाई हम बात कर रहे थे ब्रेकिंग स्ट्रेस की, एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय, क्या आया था भाई, M1 प्लस M इंटू G अपॉन A, राइट। हाँ, तो ये पहली वायर के लिए हम बात कर रहे थे, मास कैलकुलेट करना ही था हम लोगों को। तो शुरू करें कहानी को, और जब हम इसको सॉल्व करने गए तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा, ओके ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, डाटा तो यहां से टीप लेंगे अपन, है ना भाई, नकल करने आती है ना सभी को। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर 8, सो 8 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल्स टू M1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है इन्होंने 10 kg की, तो लिखेंगे यहां पे 10 प्लस का M इंटू G का वैल्यू भी होता है वैसे 10, और अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा होगा शायद इन लोगों ने, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओ सर ये रहा, है ना, अलग अलग वायर का आप बात कर रहे हो। पहली वायर की, पहली वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 0.03, 0.03 चलेगा ना, ठीक है साहब। यहां तक की कहानी बढ़िया चल रही थी। एक काम करो, एक जीरो से तो ये जीरो मार दो, 8 इंटू 10 की पावर 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको भी 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो खत्म हो गया, 10 की पावर 7 बनेगा, ये इधर भेज दो बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इंटू, यार यहां पे इसको करेक्शन करना, 10 की पावर माइनस का 4 आएगा, है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो 10 की पावर माइनस का 4 इक्वल्स टू 10 प्लस का M। पहली वाली वायर को टूटने के लिए कितना मास चाहिए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 0 लगाए, बेटा जी कितना बनेगा, ये सब ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, और ये हो जाएगा 80 इंटू 3, सही है, इक्वल्स टू 10 प्लस का M। 80 बन रही है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अरे 0.003 था यार, ओहो हो 0.003 था, मैं वही सोच रहा था कि कहीं तो झोल हो गया है, झोल सही कर लो, 0.003 करके यहां पे एक 0 और आएगा, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी, एंड नाउ इट विल बी 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस का M।
m comes out be like 14 kg, है ना। पहली वायर को अगर तोड़ना चाहते हो, पहली वाली वायर को बेटा जी अगर तोड़ना चाहते हो तो 14 किलो का जो मास है वो लटका दो, उससे पहली वाली वायर टूट जाएगी। पहली वाली कौन सी थी, ये रही वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। अगर पहली वाली वायर को तोड़ना चाहते हो तो 14 केजी का मास अगर यहां पे रखोगे तो पहली वाली वायर टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन सर अभी दूसरी वाली वायर को भी देख लेते, उसको तोड़ने के लिए कितना वेट चाहिए, क्या पता उससे कम हो जाए, है ना। तो दूसरी वाली वायर को भी तोड़ने चले हम लोग। तो ये पहली वाली वायर के लिए कहानी सॉल्व कर दी। नाउ लेट्स सॉल्विंग इट फॉर सेकंड वायर। तो सेकंड वायर के लिए सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू बेटा जी कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे उसके ऊपर। साहब इसमें लगेगा टेंशन T2, लेकिन यहां देखो जरा, ये लग रहा है M2G और यहां पे टेंशन लग रहा है T1, सच दैट T1 विल बी इज इक्वल्स टू M1G प्लस का mg। सही बात है कि गलत बात है यार, बोलना। क्या T1 हमारा M1G प्लस mg के बराबर नहीं होगा क्या? ये तो सोचने वाली बात थी। यहां पे कोई डब्बा रख दिया जाए जिसका मास m हो, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कैपिटल mg और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T1। समझदार प्राणी हो, समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है, और इतने इशारे करने के बाद अब तो हर कोई समझ चुका होगा कि भाई T2 विल बी T1 प्लस M2G, T2 विल बी T1 प्लस M2G, और T1 बोले तो M1G प्लस कैपिटल mg। तो जरा लिखो यहां पे T2 बाई A एंड T2 बाई A2। सो M1G प्लस M2G प्लस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय A2 विल बी, भाई एरिया कितना हो जाएगा, सब सेकंड वाली वायर का एरिया, सेकंड वाली वायर अपर वायर 0.006 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कहानी में मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो दोनों वायर के लिए सेम ही रखा था, मल्टीप्लाई बाय 0.006 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10 प्लस m इंटू 10। ये सारी बातें समझते हैं आप लोग, ठीक है, पक्का। नाउ सॉल्व कर रहे हैं तो अपॉन में 3 जीरो लगा दिए। सर ये तो 70 कुछ बन जाएगा, 10 की पावर 7 की पिक्चर आएगी यहां पे। 8 6 48 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इक्वल्स टू बेटा जी ये हो जाएगा 100 प्लस का 200 प्लस का 10m। सर हो जाएगा 480 इज इक्वल्स टू 300 प्लस का 10m। भाई सारे जीरो से जीरो मार देना, 48 माइनस का 30 इज इक्वल्स टू m। सॉल्व करने पे इस तरह आता है 18 किलो का। यानी कि अगर आप चाहते हो ऊपर वाली वायर टूटे तो 18 किलो का मास रखना पड़ेगा। नीचे वाली वायर को तोड़ने के लिए 14 किलो का मास रखना पड़ेगा, ऊपर वाली वायर को तोड़ने के लिए 18 किलो का मास रखना पड़ेगा। और ये भाई साहब हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर। ये रहा हैंगर, हैंगर पे कितना लोड रख दो मैं सो दैट इट विल नॉट ब्रेक, है ना, विदाउट ब्रेकिंग अ वायर। वायर नहीं टूटनी चाहिए, वायर नहीं टूटनी चाहिए साहब। 14 किलो से ज्यादा का भार रखोगे तो नीचे वाली वायर टूट जाएगी। 14 किलो से ज्यादा का भार रखोगे तो नीचे वाली वायर टूट जाएगी, और 18 किलो से ज्यादा भार रखने पे ऊपर वाली वायर टूट जाएगी। सवाल यह है कि मैं कौन सा वेट रख सकता हूं, 14 केजी रखूं या 18 केजी रखूं। सर पहली बात, आप ही कह रहे हो कि 14 किलो से ज्यादा वेट रखने पे नीचे वाली वायर टूट जाएगी, तो 18 किलो रखते ही नीचे वाली वायर तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। आपने ये बोला ना कि भाई ये कौन सी है, वायर नंबर 1 लोअर वायर, है ना। ये पहली वायर नंबर 1 थी जो हमारी लोअर वायर थी, और वो उधर वायर नंबर 2 है जो अपर वायर है। अपर वायर है ना, हाँ, एक लोअर वायर है एक अपर वायर है। यहां पे 14 किलो का मास रखने से, 14 किलो से ज्यादा वेट रखने पे लोअर वायर टूट जाएगी। लोअर वायर ये वाली, यहां पे 14 किलो से ज्यादा वेट रखोगे ये वाली तार टूट जाएगी। यहां पे 18 किलो से ज्यादा रखोगे तो ऊपर वाली तार टूट जाएगी। मैं कितना वेट रख सकता हूं यहां पे सो दैट कोई भी वायर ना टूटे? तो सर 14 केजी रख लीजिए, क्योंकि 14 केजी से ज्यादा रखने पे नीचे वाली वायर टूट जाएगी। और अगर आपने 18 केजी का रख दिया यहां पे वेट, तो नीचे वाली वायर तो टूटनी ही टूटनी है, कुछ भी कर लो फिर आप, ठीक है।
तो नीचे वाली वायर तो डेफिनेटली टूटेगी। अगर आपने 18 किलो का रखा तो हम क्या करते हैं साहब, हम 14 केजी का रखते हैं, क्योंकि 14 केजी पे नीचे वाली वायर भी नहीं टूटेगी और ऊपर वाली वायर भी नहीं टूटेगी। इन्होंने यही तो पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड आ रहा है 14 केजी का या 140 न्यूटन का। अगर वो आपसे वेट पूछता है, अगर वो आपसे मास पूछ रहा है तो आप 14 केजी बोलो, लेकिन अगर वेट पूछता है तो इट विल बी 140 न्यूटन बेटा जी। मास पूछेगा तो 14 केजी बोलना, वेट पूछेगा तो 140 न्यूटन बोलना। एंड दिस इज द फाइनल आंसर बेटा फॉर दिस। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी। 18 केजी का वेट क्यों नहीं रख सकते सर हम लोग, बिकॉज 18 केजी का वेट जैसे ही आप यहां पे रखोगे, व्हाट विल हैपन बेटा कि ऊपर वाली वायर टूटना चाहती है 18 केजी पे, लेकिन सर नीचे वाली वायर तो 14 केजी पे टूट जाएगी। आप तो 18 रख रहे हो, तो 18 केजी रखने से नीचे वाली वायर तो डेफिनेटली टूट जाएगी, है ना। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी वायर यहां पे टूटे, तो 14 केजी रखते हैं, क्योंकि 14 केजी पे नीचे वाली वायर तो टूटने से रही, ये तो नहीं टूटेगी। ऊपर वाली भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ऊपर वाली 18 केजी पे टूटती है ना। सो आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी कि हम क्यों 14 केजी को ही कंसीडर कर रहे, क्यों हम 18 केजी को नहीं ले रहे। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वेट जो कि हम रख सकते हैं, जिससे कि दोनों वायर सेफ रहेगी, एक भी वायर नहीं टूटेगी। ठीक है, समझते हैं मेरी बातों को आप लोग। चलिए भाई, अब इन्होंने बोला है विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट इफ द लोड इज इंक्रीज। अगर लोड को इंक्रीज कर दिया जाए तो कौन सी वायर सबसे पहले टूटेगी। सर 14 केजी से अगर आपने लोड को कर दिया 15 केजी, 14 केजी से अगर आपने लोड को कर दिया 15 केजी, तो सबसे पहले जो वायर टूटने वाली है वो होगी लोअर वायर, है ना। तो इसका आंसर अगर मैं पहले वाले का लिख दूं तो यहां पे बोलूंगा द मैक्सिमम लोड, तो यहां पे मैक्सिमम लोड इज ऑफ इधर 14 केजी। मैक्सिमम लोड या तो 14 केजी का होगा या फिर 140 न्यूटन का होगा। एंड लोअर वायर विल ब्रेक फर्स्ट, लोअर वायर विल ब्रेक फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी वायर टूटेगी, लोअर वायर टूटेगी। ठीक है, अब ये तो हुआ सर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट बोलता है कि रिपीट द अबव पार्ट इफ m1 इज 10 केजी बट m2 इज 36 केजी। अभी आपका m1 10 केजी का था और m2 20 केजी का था, लेकिन उन्होंने बोला ये सारा प्रोसेस रिपीट कीजिए अगर m1 10 केजी का होगा और m2 36 केजी का होगा। ये वाला काम मैं तुम लोगों पे सौंप रहा हूं, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। 36 केजी वाले को ट्राई करो सभी लोग जल्दी से। किया ट्राई भाई, कुछ नहीं है, जहां पे वो पहले 20 केजी का था वहां पे 36 केजी रख दिया जाएगा। आओ जरा सॉल्व करके देखते हैं। ये सारी बातें मैं मिटा रहा हूं। अरे छाप लिया था क्या तुम लोगों ने, रहने दो कोई बात नहीं, मैं अलग से लिख देता उसको। जी साहब, तो सवाल कुछ इस प्रकार का है जिसमें बोला गया है कि ये कोई लोड है जो कि 36 केजी का यहां पे लगा के रखा हुआ है। नीचे वाली वायर ये 10 केजी का और ये नीचे हैंगर। बोलते हैं साहब इस हैंगर पे कितना वेट लगाया जा सकता है, इस हैंगर पे कितना वेट लगाया जा सकता है। ये हो गया 10 केजी, हाँ ये 36 केजी का। यहां पे साहब और मान लीजिए T2 आ जाएगा, यहां पे मान लीजिए साहब T1 आ जाएगा, इधर की तरफ भी T1 नीचे की तरफ दिखेगा हम लोगों को, और यहां पे 36G नीचे की तरफ लगेगा, यहां पे 10G नीचे की तरफ लगेगा। और अब हम कहते हैं कि मान लीजिए यहां पे कोई मास कैपिटल M को रख दिया गया है। जैसे कैपिटल M मास को यहां रखा तो यहां पे mg नीचे की तरफ आएगा, आएगा ना, mg नीचे की तरफ आएगा, तो T1 को लिखा जाएगा 10G प्लस का mg। यही कहना चाहता है, यही कहना चाहता है, बिल्कुल कहना चाहता है। T2 को लिखा जाएगा 36G प्लस का T1, T2 को लिखा जाएगा 36 का G प्लस 10G प्लस mg। क्या बात समझते हो तुम लोग, अरे समझ रहे हो ना आप बात को। T1 T2 दोनों आगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस की कहानी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और सारी बातें सेम होने के कारण अगर हम पहले वाले के लिए, है ना, सॉल्विंग फॉर T1 भाई, सॉल्विंग फॉर लोअर वायर, सॉल्विंग फॉर लोअर वायर, लोअर वायर, नीचू वाली वायर के लिए सॉल्व करेगा अपन पहले, है ना। तो सिग्मा इक्वल्स टू T1 बाई A1
और सिग्मा बोले तो 8 इंटू 10 की पावर 8। बेटा क्वेश्चन में गिवन है ये सारी बातें, चिंता मत करो बिल्कुल भी, है ना, मैं घर से याद करके नहीं आया हूं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। रिपीट द अबव पार्ट इफ m1 is 10 kg एंड m2 is 36 kg। अबव पार्ट बोले तो सब वही बातें जिसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारा 8 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, अपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.006 हो जाएगा और लोअर वायर का क्रॉस सेक्शन 0.003 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर 7 लिख देते इसको। T1 की जगह पे 10G प्लस का mg डिवाइडेड बाय A1 की जगह 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कर दूं कैसा, 24 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 कॉमन निकालो सर, ये हो जाएगा 10 प्लस का m, 10 से 10 मर जाएगा और m का वैल्यू आज भी 14 किलो आ रहा है इन ऑर्डर टू ब्रेक द लोअर वायर। नीचे वाली वायर को तोड़ने के लिए m का वैल्यू 14 kg होना चाहिए, लोअर वायर को तोड़ने के लिए ये 14 kg रखो, और अगर आपने 14 kg से ज्यादा वेट रख दिया तो ये लोअर वाली वायर टूट जाएगी, है ना। इफ m greater than 14 kg then lower wire will break। ठीक है, तो भैया लोअर वायर जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा अगर m की वैल्यू 14 kg से ज्यादा हो जाए। सॉल्विंग फॉर द अपर वायर, और अपर वायर के लिए जब हम इसको सॉल्व करने गए तो हमें क्या मिला, सॉल्विंग फॉर अपर वायर, हाँ जी शाब, अगर अपर वायर के लिए सॉल्व किया जाए सिग्मा बोले तो T2 बाय 82, है ना, सिग्मा की जगह तो वही 8 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल्स टू, भैया T2 की जगह पे लिख दो 36G प्लस का 10G, 36G प्लस का 10G प्लस का mg डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। नो डाउट सर वो 0.000 है ना, 0.0006 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। भाई एरिया कितना दे रखा है 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया इसको जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कहानी कुछ ऐसी जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। साहब जब इसको यहां पे रखा तो ये बन जाएगा 48 इंटू 10 इक्वल्स टू, भैया यहां पे सारे जी निकाल दो, ये बन जाएगा 46 प्लस का m इंटू 10। भाई जी कॉमन निकाल दिया सब में से, जी का वैल्यू 10 ले लिया, 36 प्लस का 10 कितना था 46 होता है, ठीक है सर मान गए, और m का वैल्यू बनेगा 48 माइनस का 46, यानी कि m का वैल्यू बनेगा 2 kg। हो ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, इफ m greater than 2 kg then ऊपर वायर will break। भैया अगर m का वैल्यू 2 kg से ज्यादा हो जाए तो ऊपर वाली जो वायर है, अपर वायर जो है वो टूट जाएगी। साहब ये क्या नाइंसाफी है, इसके साथ 14 kg का वहां पे 2 kg का, वहां पे देखो नाइंसाफी होगी कि ये 36 kg का हो गया। नाइंसाफी इसलिए हो गई कि ये 36 kg का हो गया, जिसके कारण यहां पे 48 के करीब करीब आ गई कहानी। तो अल्टीमेटली इस बार कमजोर कौन है, नीचे वाली वायर या ऊपर वाली वायर? कमजोर कौन है सर? ऊपर वाली वायर कमजोर है, सिर्फ 2 kg का वेट आप रख सकते हो। तो मैक्सिमम लोड कितना दे सकते हो यहां पे? तो सर मैक्सिमम लोड जो दिया जा सकता है वो होगा या तो 2 kg का या फिर 20 न्यूटन का, जो जिस फॉर्मेट में वो आपसे बोले उसी फॉर्मेट में बताना। तो दिस इज द मैक्सिमम लोड जो कि यहां पे हैंगर पे लगाया जा सकता है, सो दैट दोनों वायर हमारी क्या रहे, सुरक्षित रहे। दोनों वायर्स को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हैंगर पे हमें 2 kg का या फिर 20 न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा, जिससे कि चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो सके। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, है ना, क्लियर है ये बातें, कोई समस्या तो नहीं होगी ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना किसी भी प्रकार की। सो यहां पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। तो सेकंड वाला आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकंड वाले के लिए मैक्सिमम लोड ऑफ 2 kg या फिर बोलो तो 20 न्यूटन, है ना, एंड अपर वायर विल ब्रेक फर्स्ट।
वायर विल ब्रेक फर्स्ट। वो पूछेगा आपसे सबसे पहले कौन सी वाली तार टूट जाएगी भैया अगर लोड को बढ़ा दिया जाए, तो जो कमजोर है वो सबसे पहले टूटेगा भैया। पहले वाले केस में तो लोअर वायर ब्रेक हो जाती है, सेकंड वाले केस में अपर वायर जो है वो सबसे पहले ब्रेक होती है। ठीक है, तो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 6 की। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही हुई। छापना है तो छाप लीजिए राइट फ्रॉम हियर। हाँ, ये सारी बातें लिख लीजिएगा, और इससे पहले वाली बातें तो तुम्हें पता ही है, वो सब गिवन डाटा लिखा हुआ था मैंने उसमें। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। लिखा, कर लिया नोट सभी ने? यहां पे आओ, छाप लो। हो गया पक्का? नोट किया ना सभी ने? चलिए भाई, ये सारी बातें नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल आंसर्स लिखे थे मैंने, ठीक है, ये फाइनल आंसर्स लिखे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं टू द अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 person pull a rope towards themselves. Each person exerts a force of 100 Newton on the rope. Find the Young's modulus of the material of the rope if it extends in the length by 1 centimeter. Original length of the rope is of 2 meter and the area of cross section is of 2 centimeter. है क्या पूछ लिया सर इसने? अब ऐसे तुच्छ से सवाल आ जाए तो हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या? पर फिर भी देखो भाई, कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वैसे ही मैं कहूंगा सवाल को कभी कमजोर मत समझना, क्या पता उसमें कुछ और ही बात हो। वैसे इसमें नहीं है वो और बात, वैसे इस सवाल में नहीं है, लेकिन क्या पता कोई और सवाल ऐसा आ जाए जिसमें कुछ अलग ही बात हो, है ना? ट्राई तो करेंगे, सोचेंगे तो सही, है ना? हमेशा कैसा होता है, हम सोचते हैं सामने वाला कमजोर है, ले भाई खटाखट 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 सॉल्व कर दिया। लेकिन क्या होता है ना, इस कॉन्फिडेंस में हम ओवर वाले पार्ट पे चले जाते हैं, और हमारे वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कैलकुलेशन गलती करवा देते हैं। ठीक है, तो भाई इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। सिंपल सा सवाल है तो शांति से इसको खत्म करो, है ना? ज्यादा जोश में मत हो। सर क्या क्या गिवन है यहाँ पे? सर फोर्स जो दे रखा है 100 न्यूटन का, और ये हम बहुत समझदार हो चुके हैं बातें समझ समझ के कि अगर किसी वायर के ऊपर, ये सपोज दिस इज अ वायर, किसी वायर के ऊपर जितना फोर्स आप लगाते हो उतना ही टेंशन उस वायर में डेवलप हो जाता है। तो वायर के अंदर जो टेंशन आएगा इट विल बी ऑफ अगेन 100 न्यूटन, है ना? सीधी सी बात होती है, तुम्हें भी पता होनी चाहिए बात। तो यहां पे एक और अंकल को बना देते हैं, उन अंकल का काम भी यही था, इस वायर को पकड़ के वो खींच रहे थे, वो भी इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। तो जो वायर के अंदर टेंशन है थ्रू आउट द वायर दैट विल रिमेन द सेम, है ना? नाउ सेकेंडली द थिंग्स इज गिवन कि हमें यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड इंक्रीज इन द लेंथ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे कन्वर्जन देना पड़ेगा भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा ये। लेंथ यहां पे रोप की जो लेंथ है इट इज ऑफ 2 मीटर, एंड यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कन्वर्जन दे देना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये। और अब आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है? y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। क्या यही है? क्या यही है फॉर्मूला? y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करने से यही मिलता है साहब, यही मिल रहा है। तो फोर्स की जगह 100, लेंथ की जगह यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं 2 डिवाइडेड बाय एरिया की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू चेंज इन लेंथ इज ऑफ 10 की पावर माइनस का 2। 2 से 2 मर जाएगा, y का वैल्यू बनेगा 100 अपॉन 10 की पावर माइनस का 6। 100 अपॉन 10 की पावर माइनस का 6, ये माइनस का 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 8 कहलाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू, या थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 1.0 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा जी यही आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस। ठीक है, 10 की पावर 8 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही आंसर होगा। वो तो बस थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए ऐसा करके लिख दिया 1.0 10 की पावर 8। बाकी क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, बड़े अगले सवाल पे, छापा ये सब कुछ। चलिए भाई बढ़ते आगे। ठीक है, हो गया, सबने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है देयर इज अ स्टील रॉड हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ 2 मीटर, इट श्रिंक्स बाय 0.1 सेंटीमीटर। बेटा यहां पे लेंथ में चेंज हुआ, एंड द चेंज इन द लेंथ इज गिवन बाय 0.1 सेंटीमीटर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में कहा जाता है कि कोई भी मेटल की रॉड है हमारे पास, अगर उसको हीट दिया जाए तो वो एक्सपैंड हो जाती है ना?
और जैसे ही हीट निकाल दी जाए यानी कि उसको टेम्परेचर उसका डाउन किया जाए तो वो श्रिंक हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि एक स्टील की रॉड है भैया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और वो श्रिंक हो गई बाय 0.1 सेंटीमीटर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द नाइट। इफ द रॉड इज क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड्स ड्यूरिंग द डे आवर्स, भाई दिन के दौरान इस रॉड को क्लैम्प किया जाता है दो एंड पे, ऐसा रॉड को हमने दोनों एंड्स पे क्या कर दिया मेरे बच्चे, क्लैम्प करके रखा है। फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन इट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, तो भाई दिन के दौरान बांध के रखा है आपने, लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है L, रात के दौरान ये श्रिंक होगी, श्रिंक होके ही अपनी लेंथ को कम करना चाहती है, लेकिन ये जो यहां से आपने इसको पाइवोट करके रखा हुआ है या जो आपने क्लैंप करके रखा हुआ है, तो ये जो यहां पे सपोर्ट है बेटा, ये इसके लेंथ को कम होने से रोकेंगे। ये जो सपोर्ट्स यहां लगा रखे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसकी जो लेंथ है इसको डिक्रीज होने से रोक रहे हैं। उन्होंने बोला ना 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 मुन्ना, हम तुमको ना जाने देंगे, तो भैया वो लेंथ डिक्रीज होने से रोक रहे, लेंथ डिक्रीज होने से रोक रहे, तो कोई फोर्स लगा रहे होंगे, कोई टेंशन लगा रहे होंगे, वही फोर्स आपको निकालना है भाई। तो भाई बात तो वही है, हम जानते हैं कैसे करना है इस सारी चीजों को। क्या क्या चीजें दे रखी है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझदार प्राणी इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेंथ दे रखा है ऑफ 2 मीटर, इसके अलावा आपको चेंज इन लेंथ दे रखा है ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहां पे क्लैम्प करके रखा है, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है 1.9 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। मेरे बच्चे अब इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं कि वो आपसे पूछ रहा है फोर्स की वैल्यू, तो यार ये नहीं बता पाएंगे हम लोग। क्या ये फोर्स की वैल्यू हमें बताने में बहुत आफत आ जाएगी, है बहुत समस्या आ जाएगी, हाय तौबा मच जाएगा, क्या करें सर, कैसे फाइंड आउट करें इसको। तो वही अपना पुराना पैतरा लगाएंगे और कहेंगे साहब y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जिसके तहत y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल होता है। भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कि y जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। कुछ लोग ऐसा होगा मुंह खोल के देख रहे होंगे कि साहब ये कैसे हो गया, है ना, तो ये तो रिलेशन पता ही होगा तुम लोगों को। वैसे मैं ऐसी उम्मीद करता नहीं हूं तुम लोगों से, मैं तुम लोगों को काफी समझदार समझता हूं, काफी इंटेलिजेंट समझता हूं, ये सोचता हूं कि तुम्हें ये फॉर्मुलेस पता होंगे, है ना। बट कोई बात नहीं, देखो भाई क्या होता है ना कि हम सारी संभावनाओं को लेके चलते हैं। तो भाई वो सारी संभावनाओं को लेते हुए हमने ये सारी बातें भी लिख दी। नाउ F कैन बी रिटन एज बेटा जी y a डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो फोर्स कम्स आउट बी 1.9 10 की पावर 11। वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, एरिया गिवन है, चेंज इन लेंथ गिवन, और जीवन में चाहिए ही क्या हम लोगों को, है ना, सब भगवान का दिया सब कुछ है ना। y भी है, एरिया भी है, चेंज इन लेंथ देखो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस का, और लेंथ भी दे रखी है विच इज ऑफ 2 मीटर, है ना। काट दो उसको यार, 2 से 2 मर जाएगा साहब। ये फोर्स की जो वैल्यू बनेगी इट इज गिवन बाय भाई 1.9 इंटू 2 3.8 होता है सर ये तो, इंटू भाई यहां पे देखो तो 10 की पावर माइनस का 4, और वहां पे देखो तो 10 की पावर माइनस का 2 माइनस का 6 होता है, तो 11 माइनस का 6 5 होता है, 10 की पावर 5 इंटू 0.1 न्यूटन। भैया इसको सॉल्व कर लो यार, 0.1 है तो पॉइंट हटेगा तो 10 की पावर 6 बन सकता है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स कम्स आउट बी, ठीक है हाँ 3.8 10 की पावर प्लस का 6 न्यूटन। न्यूटन 1.9 10 की पावर 11 10 की पावर माइनस का 4, भाई माइनस का 4 माइनस का 2 और 0.1 है ना, ये तो माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा, और आई थिंक 7 6 11 होते हैं, ऐसा ही होता है ना, 7 5 12 होते हैं 7 6 तो 13 होते हो, ये क्या हो गया, झोल हो गया क्या कुछ, ओहो 6 5 11 और कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हम लोगों ने, 7 6 13 होते यार, है ना, 11 माइनस 7 करोगे 4 आएगा ना, 4 आना चाहिए था इसको। एक मिनट रुको 2.1 लगाया, 0.1 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 कहलाएगा, 4 और 3 माइनस का 7, 6 5 11 सही तो किया है,
क्या गड़बड़ कर दी इसमें हम लोगों ने, गड़बड़ कर दी ना, 4 आएगा ना यहाँ पे, हाँ इट विल बी ऑफ 4 न्यूटन। अब सही है, तभी मैं सोच कुछ कैलकुलेशन में झोल हो गया है ना, मैंने बोला ना क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेने का है ना, कभी कभार ऐसे कैलकुलेशंस में झोल हो जाते। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है यार, गलतियां इंसान से ही होती है, हम भी इंसान ही हैं। छाप लो यार, अरे यही आंसर है, भरोसा कर लो, और नहीं है भरोसा तो किताब में देख लो, आंसर तो यही मिलेगा तुम्हें, लिख लो बस, इतनी सी बात। छापो 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 छापो। नोट किया सभी ने? पक्का? बढ़े आगे, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है हमसे, आओ जरा देखें। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द फोर्स F इज इक्वल्स टू mg/2। भैया दिख रहा है तुम लोगों को, डब्बा m1 है, डब्बा m2 है, m1 पे लगाया गया फोर्स एंड द फोर्स इज इक्वल्स टू m2g/2। फोर्स कितना है, m2g/2 इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज a एंड द यंग्स मॉड्यूलस इज y, फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट। ओ, हमें तो स्ट्रेन निकालना है। चलिए भाई, स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहली बात तो साहब, यहां से जो फोर्स लगेगा इट इज गिवन बाय m2g/2, और यहां से नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा गिवन बाय m2g। तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुके हो, ये जानते हो कि बॉडी ओवरऑल जो सिस्टम का मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होने वाला है ना। तो सर जब आप ये सारी बातें फाइंड करते हो तो उसमें लिखते हो कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिल्कुल लिखते हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर जब आप इसमें लिखते हो y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को लिखा जाता है स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेस अपॉन y, ठीक है, स्ट्रेन को लिखा जाएगा स्ट्रेस अपॉन y। बेटा जी बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ध्यान से सुनना तभी लोग। स्ट्रेन को लिखा स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू y। भाई यहां पे वायर की बात हो रही है, रस्सी की बात हो रही है, रस्सी में जो फोर्स बनता है उसको टेंशन कहते हैं। तो द स्ट्रेन इज गिवन बाय T अपॉन A इंटू वाई। अगर मुझे T मिल जाए ना, है ना, अगर मुझे T मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में फिर तो। सर बस T मिल जाए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है ना, आखिरी तमन्ना, जस्ट T मिल जाए तो मजा आ जाए। तो यार T फाइंड आउट करते हैं। यहां से देखो, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, है ना। भाई मैं क्या कहता हूं कि लॉज ऑफ मोशन में तुम लोग वो इक्वेशन वगैरह बनाओगे क्या पूरी बैठ के, है, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं लगा ही देता हूं यार, छोड़ो। यहां पे आओ तो इधर से एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ होगा, क्योंकि रस्सी हमारी इनएक्सटेंसिबल होती है, तो एक्सेलरेशन विल बी सेम। रस्सी का लेंथ कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता सर। तो m2g माइनस का t इज इक्वल्स टू m2a, फिर यहां पे t माइनस का m2g/2 इज इक्वल्स टू m1a। t से t मार दो तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा आपस में, ऐड किया t से t मर जाएगा और ये बन जाएगा m2g माइनस m2g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। सॉल्व किया, इट इज गिवन बाय m2g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। सो आई थिंक एक्सेलरेशन तो यहां से मिल जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज m2g डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। वैसे इतनी मेहनत करने के अलावा एक और तरीका था कि एक्सेलरेशन को लिखा जाए ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। ड्राइविंग फोर्स में क्या होगा बेटा, m2g और एक ये वाला फोर्स। ड्राइविंग फोर्स में कौन, m2g। ड्राइविंग मतलब जो भाई सिस्टम को मूव करवा रहा है, सिस्टम को मूव कौन करा रहा है, m2g। सिस्टम को रोक कौन रहा है, m2g/2। तो एक्सेलरेशन को डायरेक्टली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके, तो भी आंसर आएगा, है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये भी कर सकते हो आप लोग। तो यहां से भी कहानी बन जाएगी m2g माइनस का m2g/2। बेटा जो रोक रहा है उसको डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर।
तो वो अपनी निंजा टेक्निक होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग समझदार बने और इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, रादर देन आप पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके प्लस माइनस करके उसको सॉल्व कर रहे हो। भाई टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसलिए हम ऐसे प्रोसेसेस पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम होगा, जब आपके पास सामने क्वेश्चंस होंगे, तो कोशिश करना एक्सेलरेशन को डायरेक्ट कैसे निकालना। माइनस क्यों किया साहब? क्योंकि M2G सिस्टम को नीचे ला रहा था, तो इसको आगे ले जा रहा था। M2G M2 को नीचे ला रहा था और M1 को आगे ले जा रहा था, लेकिन M2G/2 इसको रोक रहा था, और जो रोकता है वो अपोजिशन का काम करता है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया हम लोगों ने। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? तो एक्सेलरेशन तो आ चुका है सर। अब ये एक्सेलरेशन या तो आप इस इक्वेशन में डाल दो उठा के, या तो आप इस इक्वेशन में डाल दो उठा के, आपकी मर्जी भैया, इस पे कोई रोकेगा नहीं आपको। मैं चलो पहली इक्वेशन में डाल देता हूं, M2G माइनस का T इज इक्वल टू M2A, तो इसको लिख देता हूं यहां पे M2G माइनस का T इज इक्वल टू M2A, सो T इज इक्वल टू M2G माइनस M2A एंड T इज इक्वल टू M2G माइनस का A की जगह M2G डिवाइडेड बाई 2 M1 प्लस M2, है ना भाई? काम करें क्या यार, ये कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी आप लोगों के लिए, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। हाँ सर, ऐसे ही तो बनती है। लेकिन सर देखो ना, देखो ना, M2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये M2 का स्क्वायर हो जाएगा। M2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये M2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब M2G कॉमन निकालो, या फिर एक काम करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली G को निकाल दो यहां से बाहर। तो इट कम्स आउट बी M2G 1 माइनस का M2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। सॉल्व किया तो T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा M2G इंटू 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 माइनस का M2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। ठीक है, सॉल्व किया। सो जो T का वैल्यू आ रहा है, इट इज गिवन बाय M2G 2M1 प्लस 2M2 माइनस M2, तो इट विल बी 2M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और क्या 2 भी है? हाँ सर 2 भी है, बाहर निकाल दो उसको। ये आ रहा है टेंशन का वैल्यू भाई, ये टेंशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये 2 को बाहर निकाल दिया, M2G/2 2M1, देखो 2M1 प्लस 2M2 माइनस M2 हो जाएगा। ये जो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको उठा के अगर हम उस फॉर्मूले में ले चले जहां पे हम ये लिख रहे थे कि जो स्ट्रेन होता है इट इज इक्वल टू T अपॉन AY, तो T की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द स्ट्रेन। तो यहां पे भी लिख देता हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू T अपॉन AY, T डिवाइडेड बाय A इंटू Y, M2G डिवाइडेड बाय 2AY इंटू 2M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये है स्ट्रेन। सो इज्जत के साथ लिख दिया जाए एक बार ताकि चीजें याद रहेगी। M2G डिवाइडेड बाय 2AY 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये है कहानी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था भैया? 9। हाँ 9। तो मेरी बात समझ आ रही है? स्ट्रेस डेवलप्ड हमने निकाल लिया है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी भी प्रकार की। तो छापना शुरू करें? शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हेयर। ये सारी बातें लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी करो जल्दी करो। किया नोट सभी ने? पक्का? शाबाश। फिर इधर आओ, ये सारी बातें लिख लो यार, ये भी तो जरूरी है अपने लिए, ये सारी बातें जरूरी है। हो गया? बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल हमसे क्या कहता है, आओ जरा देखें। द क्वेश्चन सेज द स्फीयर ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर of unstretched length of 4 meter and the diameter of 1 millimeter. When in equilibrium, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle of theta with the vertical and is released.
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है सो दैट वो उससे टच ना करे। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिससे कि वो वायर उस फ्लोर को टच ना करे। ये कुछ पेंडुलम की कहानी है, तो पेंडुलम से रिलेट करते हुए, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी लगाना साथ में, ठीक है। तो पेंडुलम और स्ट्रेस स्ट्रेन साथ में लगेगा। एक ट्राई तो बनता है, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। क्या ट्राई? अरे सिंपल है भाई। देखो इस क्वेश्चन को ब्रेक करते पहले, कैसे ब्रेक करें साहब? A sphere of mass 20 kg suspended by a metal wire of unstressed length of 4 meter and diameter of 1 millimeter when in equilibrium, ये point important है, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor। देखो भाई सवाल ऐसा है कि यहां पे this is the roof, ये वायर, यहां पे कोई मास लटका के रखा है, मास ऑफ 20 kg, 20 kg का कोई मास। दिस इज द पार्ट फ्लोर, गैप इज ऑफ 2 millimeter, द लेंथ ऑफ द वायर इज ऑफ 4 meter, ठीक है। और इसका डायमीटर दे रखा है साहब, इसका डायमीटर दे रखा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया जाए बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4। So the diameter is given to be 1 millimeter, बोले तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा डायमीटर, तो यहां पे ये बन जाएगा पाई बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर का स्क्वायर। चलेगा? ये जो 2 मिलीमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। ये अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में होता है सो इस पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज द टेंशन फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द mg। वो किसके बराबर होगा बेटा? mg के बराबर होगा ना? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बना देना इसको। वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, ठीक है। व्हाट आर द गिवन डेटास? कि सर लेंथ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, मास उसका 20 kg का है, यंग्स मॉड्यूलस इज 2 इंटू 10 की पावर 11। आगे पढ़ते हैं सवाल को। द स्फीयर इज जेंटली पुश्ड असाइड सो दैट द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। अब इस स्फीयर को, ये जो स्फीयर है बेटा, इसको हम थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं, थोड़ा सा साइड लेके जाएंगे सो दैट ये वायर वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेगी और वहां से उसको कर देंगे रिलीज। जब ये स्फीयर को यहां से रिलीज किया जाएगा तो बोलते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए सो दैट द स्फीयर डू नॉट रब द फ्लोर। अभी तो यहां पे 2 मिलीमीटर का गैप दिख रहा है, बट आपको पता है किसी वायर से अगर मास को लटका दिया जाए तो वायर में इलोंगेशन हो सकती है। तो जब मैं इसको पकड़ के यहां पे थीटा एंगल पे लेके जाता हूं, छोड़ता हूं, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ये स्फीयर जब वापस आएगा तो ग्राउंड से, इस फ्लोर से घसीटता हुआ, रब करता हुआ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि केस लेते हैं जिसमें कि हम थीटा का वो वैल्यू निकालेंगे जिस पे ये फ्लोर को रब करता हुआ जाएगा। उसने क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द स्फीयर डू नॉट रब द फ्लोर। मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा का वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिस पे वो उसको रब करेगा, और जिस वैल्यू पे वो फ्लोर के साथ रब करेगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। हम कहेंगे भैया उससे वैल्यू कम रखो तो दैट वो सेफली क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप एक काम करो, इसको किसी थीटा एंगल पे ले जाके छोड़ दो, और जब आप छोड़ोगे तो ये फ्लोर से रब करता हुआ आना चाहिए। फ्लोर से रब करने के लिए मैं कहता हूं कि साहब फ्लोर से रब करने के लिए इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा 4 मीटर की, वायर की जो ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर की थी, जिसका एरिया हमने निकाला था पाई बाय 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये वायर जिसकी लेंथ 4 मीटर की थी, जिसके एरिया को पाई बाय 4 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर बोला जाता था, तो मैं चाहता हूं कि वो वायर एलोंगेट हो जाए सो दैट ये स्फीयर ग्राउंड से टकराए। भाई स्फीयर को फ्लोर से रब करवाने के लिए वायर में कितना एलोंगेशन होना चाहिए? सर ये एलोंगेशन होना चाहिए, है ना। सो एलोंगेशन इज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इतना ना एलोंगेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। Now we have area, we have length, we have change in length, everything we have.
even though we have the Young's modulus as well, which is of 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। सो जब सारी चीजें हमें पता है तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का? सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। साहब ये वर्टिकल था, यहां से हम इसको लेके गए किसी एंगल थीटा पे। जब ये यहां से आएगा तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज होगा और यहां पे इसका टेंशन भी बदल जाएगा। अभी इसमें टेंशन आएगा टी डैश। पहले जब इक्विलिब्रियम में थे तो टेंशन था बेटा टी, जो कि mg के बराबर था। जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, तो ये ऑसिलेट करता हुआ नीचे आएगा। इन दैट केस इट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, और जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो यहां पे इसके ऊपर फोर्सेस अलग अलग लगते हैं। एक तो mg तो लगेगा ही सही, लेकिन एक और फोर्स आता है गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। ये जो लेंथ है बेटा r मान लेते हैं, या चलो l ले लो इसको यार, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। दिस पार्ट इज योर l, दिस पार्ट इज योर l, तो mv स्क्वायर बाय l। यहां पे इसके पास वेलोसिटी आएगी v इन दिस डायरेक्शन। टेंशन बदल चुका है, टेंशन बदल चुका है इस बार टेंशन आ चुका है mg प्लस का mv स्क्वायर बाय l। टेंशन बदल गया। पहले टेंशन कितना हुआ करता था? mg हुआ करता था, तो t डैश इज इक्वल्स टू t प्लस का mv स्क्वायर बाय l। भाई टेंशन में कितना चेंज आया? तो टेंशन में जो चेंज आएगा गिवन बाय t डैश माइनस का t, तो यहां पे डेल्टा t इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l। टेंशन में कितना चेंज आया? mv स्क्वायर बाय l का चेंज आया टेंशन में। ये बात क्लियर रहेगी सभी को? टेंशन में चेंज आया वो पता चला सभी को। अब अगर टेंशन में चेंज आ चुका है, सो नाउ मैं कहता हूं कि एक काम करो साहब, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगाते थे। y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगाया जाता था। स्ट्रेस की जगह लिखते हो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया डॉट डेल्टा एल, और यहां पे एल। साहब y गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ l गिवन है, और चेंज इन लेंथ भी पता है। डेल्टा टी को यहां पुट कर देंगे, है ना? तो y विल बी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l डॉट l अपॉन a टाइम्स ऑफ डेल्टा l। l से l मर जाएगा, mv स्क्वायर बाय a डेल्टा l। डेल्टा टी कितना था? mv स्क्वायर बाय l, तो मैंने फोर्स की जगह लिखा mv स्क्वायर बाय l डॉट l अपॉन a डॉट डेल्टा l। l से l मर गया, ये कहानी बन गई। पर रुको जरा, सर मुझे तो ये v भी नहीं पता कितना होता है, तो ये v कैसे निकाला जाए? इस v को कैसे निकालें? अभी हम कहां हैं? यहां पे हैं। यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लूं, इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस ले लूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा कुछ? देखते हैं सब। अगर इस पॉइंट को आपने एज अ रेफरेंस लिया, तो क्या अभी आप रेफरेंस से h हाइट पे हैं? बिल्कुल है सर। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, और यहां पे इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वेलोसिटी होती है वहां काइनेटिक एनर्जी होती है। रेफरेंस से h हाइट पे इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय mgh। इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय mgh। सर ये L है, ये L है, तो यहां पे इस L का एक कंपोनेंट आएगा गिवन बाय L cos थीटा। L का एक कंपोनेंट आएगा गिवन बाय L cos थीटा। ये टोटल लेंथ L है, तो ये जो हाइट h आएगा बेटा, क्या ये h L माइनस L cos थीटा नहीं होगा? तो मैं यहां लिख देता हूं, h विल बी L माइनस का L cos ऑफ थीटा, h विल बी L ऑफ 1 माइनस का cos थीटा। क्लियर है ये बातें? समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, अगर यहां तक की बातें तुम समझ रहे हो तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के एनर्जी कंजर्वेशन लगाते। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन का जब हमने यूज करा तो आई थिंक द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता था mgh, काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ m v का स्क्वायर, है ना? सर यहां पे mv स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, मजा ही आ जाएगा। तो मैंने बोला 2mgh इक्वल्स टू mv स्क्वायर, 2mgh इक्वल्स टू mv स्क्वायर।
और h की जगह l इंटू 1 माइनस का cos थीटा लिखेंगे। तो फ्रॉम हियर द mv स्क्वायर की जगह हम लिखा जा सकता है 2mg इंटू l ऑफ 1 माइनस का cos ऑफ थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2mg l 1 माइनस का cos थीटा। भाई ये mv स्क्वायर यहां पे लिख दो जाके, ये mv स्क्वायर की वैल्यू यहां लिख दो जाके, मजा ही आ जाएगा। तो ये जो mv स्क्वायर है इसको यहां लिखने पे जो y मिलता है इट इज गिवन बाय 2mg l 1 माइनस का cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, है ना। अरे सही चल रहे ना, कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्रकार की। एरिया इंटू डेल्टा एल, एरिया इंटू डेल्टा एल बाई वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 2mg l इक्वल्स टू 1 माइनस का cos थीटा। क्योंकि मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो मुझे यह काम करना पड़ेगा। यंग्स मॉड्यूलस इज ऑफ 2 इंटू 10⁻11। एरिया की जगह अभी हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया था पाई बाय 4, अरे पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो। डायमीटर इज ऑफ 1 मिलीमीटर, सो 1 मिलीमीटर को 10 की पावर माइनस का 3 थे, पाई बाय 4 10 की पावर माइनस का 6, पाई बाय 4 10 की पावर माइनस का 6 इंटू चेंज इन लेंथ 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास 20 kg का, जी का वैल्यू 10 और लेंथ यहां पे आई थिंक 4 है मीटर की, should be equals to 1 माइनस का cos थीटा। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 भी खत्म हो जाएगा, सो बनेगा पाई इंटू 10 की पावर, बेटा 6 और 3 कितने 9 होते हैं, 10 11 है ना, तो ये 2 हो जाएगा अपॉन में 4 इंटू 4 16 इंटू 100 इक्वल्स टू 1 माइनस का cos थीटा। ये खत्म, सो पाई बाय 16 इज 1 माइनस का cos थीटा। सो साहब 1 माइनस का cos थीटा पाई बाय 16 आ रहा है। सो cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस का पाई बाय 16, 3.14 डिवाइडेड बाय 16, 16 माइनस का पाई बाय 16। थोड़ा सा मक्कारी कर सकते हैं, cos थीटा को राउंड ऑफ करके मैं लिखना चाहता हूं 16 माइनस का 3 बाय 16। जस्ट पाई को 3.14 की जगह मैंने राउंड ऑफ में 3 लिख दिया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जस्ट थोड़ी सी मक्कारी की मैंने। इट इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली लाइक 13 बाय 16। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। ये 13 ये 16 डॉट लगाया 0 आया। हाँ जी 16 5 80 होता है, 16 6 96 और 16 7 से हो जाएगा बात, हाँ 7 से हो जाएगी, 7 6 42 7 7 8 9 10 11 1 1 2 8 1 8 4 12 8 से चला था 128, 10 में से 8 जाएंगे 2, ठीक है, एंड एक 0 और आएगा, तो इट विल बी लाइक 0.81। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 0.81। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0.81 जो वैल्यू आ रही है वो कहां पे आने की संभावना रहती है? 4/3 3/4 3/4 है, 3/4। हाँ 3/4 देखो करते हैं तो 0.75 आता है ना बेटा जी। थोड़ा सा मक्कारी देखो, मतलब मक्कारी नहीं है, स्मार्ट वर्क है, मक्कारी कर चुके हैं, पाई की जगह 3 लिख दिया था, ये मक्कारी कर दिया, अब स्मार्ट वर्क करते हैं। cos थीटा की वैल्यू 0.81 आ रही है, cos थीटा की वैल्यू 0.81 आ रही है, और अब हम अगर cos थीटा की 3/4 लिखते, अगर मैं लिखता cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 तो कितना आंसर बोलते तुम लोग? अरे बोलो सब, ये होता था 3 4 5 37 डिग्री। कुछ बात बन पाएगी? नहीं सर, 3/4 में तो नहीं बन पाएगी बात, है ना, 3/4 में बात नहीं बन पाएगी सर। फिर अब क्या करें? फिर तो समस्या होगी सर, या तो 5/3 करें, 3/5 करें, या फिर 4/5 करें। 4/5 करने से इट कम्स और बी लाइक पॉइंट लगाया 4 8 अरे बन गया ना, क्या कर रहे थे अपन? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लगभग लगभग
जस्ट मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने मक्कारी करी है तो मैं नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। लाइक अगर मैं cos थीटा को लिखता हूं 4/5, 5 8 40 होता है बेटा, तो इट विल बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.8, 37 डिग्री के आसपास कुछ आंसर बनेगा इसका। तो यहां पे थीटा का वैल्यू लगभग 37 डिग्री ले सकता हूं। वैसे तो मैंने देखो क्या किया कि पाई का जो वैल्यू है उसको कम करा। पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और मैंने पाई का वैल्यू लिखा था 3, यानी कि मैंने वैल्यू को डिक्रीज करा। तो जब मैं यहां पे वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जो हमारा आंसर है वो 37 डिग्री से कम होगा, यानी कि 36.6 हो सकता है, 36.7 हो सकता है? अरे पाई का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 3.14 होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या लिया? 3 लिया। माइनस में जो 3.14 था उसकी जगह आपने 3 ले लिया, यानी कि आपने ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब जो आंसर आपको मिला वो ज्यादा मिला है। तो आपका जो आंसर है एक्चुअल आंसर से ज्यादा है। आपका आंसर 37 के लगभग आ रहा है, दैट मींस वो एक्चुअल आंसर से ज्यादा है। तो एक्चुअल आंसर जो होना चाहिए वो अराउंड कुछ 36.7 या फिर 36.6 के लगभग हो सकता है आंसर। जस्ट मैं अंदाजा लगा रहा हूं, बाकी तुम एक बार मैच कर लेना। थोड़ी सी मक्कारी करने से हमारा आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है? थोड़ी सी मक्कारी करने से हमारा जो आंसर है मेरे बच्चे वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो एक बार देख लेना, ठीक है? 36.6 या 36.5 जो व्हाटएवर, मतलब 37 डिग्री से कम आंसर है इसमें, ठीक है? 37 डिग्री से कम आंसर होगा इसमें। तो लाइक मैंने बोल दिया कि लेट से इसको 5 ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा बीच का वैल्यू हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा उसमें। अंदाजा है मेरा ये सब, है ना? तो ऑप्शंस हमें एग्जाम में मिल ही जाते बेटा। अगर हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अगर न्यूमेरिकल टाइप में भी आएगा तो 37 लगा के आप टिक कर सकते हो, क्योंकि उसमें इंटीजर आंसर्स देने होते फिर, ठीक है? मेरी बात समझो। अगर देखो न्यूमेरिकल टाइप में आया तो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा, तो इंटीजर फॉर्मेट में तो 36.5 को राउंड ऑफ करके आप 37 लिख सकते हो, या फिर जस्ट 5 है तो 36 ही लिखना पड़ेगा उसको, है ना? तो मतलब आप एस्टिमेशन लगा सकते हो उसमें बेसिकली। बाकी आंसर कुछ इतना ही बनेगा बेटा, एक बार चेक कर लेना तुम लोग। 36 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मैंने मक्कारी करी इसलिए मेरा आंसर 37 डिग्री आ गया, बाकी तो फिर तुम भी समझदार हो। तो ये कहानी क्वेश्चन नंबर 10 की कंप्लीट होती है। कितना एंगल होना चाहिए भाई? 36.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए सर, सो दैट ये क्या करेगा? इस फ्लोर से रब नहीं करेगा। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? तो मैंने बोल दिया कि साहब थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू आप लेने वाले हो वो 36.5 डिग्री का ले लेना, जिसपे कि ये इस फ्लोर से रब नहीं करेगा। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 36.5 डिग्री ले लेना, सो दैट ये फ्लोर से रब नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, तो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 10 की। छाप लो भाई जल्दी से, बहुत ही शानदार सवाल था। सितारा चमकाना चाहो तो चमका लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, एक ही सवाल में आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि वो वाली चीजें जो हम पहले करते थे, पेंडुलम का केस, सॉरी, है ना? मैं पेंडुलम बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन भी लग गया इसमें, है ना? तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लग गया, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया उसमें, और उसके अलावा आपका ये जो भी चल रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन की कहानी, ये तो लग ही रही है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो खैर मैथ्स तो आती ही है फिजिक्स में। चलिए भाई, हो गया नोट। इधर आएंगे मेरे बच्चे, यहां पे ये सारी बातें लिख लेंगे, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ये जरूरी है आपको लिए। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से लिखा। फिर आप यहां पे आ जाइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। चलिए भाई, एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं सारी बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई तो बहुत ही शानदार, क्योंकि यहां पे करते हैं हमारा आज का ये सेशन छोटू सा शोषण समाप्त, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये जो चंद सवाल मैंने आपको कराया है ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आए हो, कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की नहीं रही हो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि अब रह गया, डाउट है मुझे, तो भाई कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहां पे आके अपनी क्वेरीज को लिख दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहीं आगे आपके जो क्वेरीज हैं उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। बाकी आप वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन में समस्या लगती है उनके तो डेफिनेटली बनाइएगा नोट्स, ठीक है? चलिए भाई, अगले सेशन में अगले सवालों को देखेंगे, और जो कि इसी के आगे के क्वेश्चंस होंगे, एंड कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके, ठीक है? चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतनी बातें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी